स्टूडेंट्स, एवीएफओ के लिए आज पैरावाइट इंस्टीट्यूट से पैरासाइटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। तो एवीएफओ की एग्जाम नज़दीक है। पैरासाइटोलॉजी यानी परजीवी विज्ञान, वेटनरी पैरासाइटोलॉजी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस सब्जेक्ट से एवीएफओ में। और इसी तरह से आपको सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते रहेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, निम्न में से किस परजीवी के संक्रमण के लिए मध्यवर्ती परपोषी आवश्यक होता है? मध्यवर्ती परपोषी क्या होता है? इसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट किस परजीवी के संक्रमण के लिए आवश्यक है? तो देखिए ऑप्शन में है फेशियोला, सिस्टोसोमा, मोनेंजिया और ऑल यानी सभी। तो इंटरमीडिएट होस्ट वो परपोषी होता है जो उस परजीवी की विभिन्न अवस्थाओं को कैरी करता है और दूसरे जीव में पहुंचाता है, मीन्स फाइनल होस्ट में पहुंचाता है। जैसे हम बात करें फेशियोला है, फेशियोला के लिए जो घोंघा होता है या स्नेल होता है, स्नेल जो तालाब में रहता है, स्नेल वो क्या होता है? इसका मध्यवर्ती परपोषी होता है। सिस्टोसोमा जो होता है, सिस्टोसोमा इसके लिए भी कुछ इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम करते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स। मोनेंजिया है जो ऑर्बिटेड माइट्स होती हैं, वो इस मोनेंजिया की क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हमें कंफर्म हो गया दो हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑल, यानी सभी के संक्रमण के लिए मध्यवर्ती परपोषी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टमक वर्म या वायर वर्म है? स्टमक वर्म, स्टमक बोलते हैं आमाशय को, स्टमक वर्म, या इसको हम वायर वर्म भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में हिमोंकस है, स्ट्रोंगाइलस है, ऑक्सीयूरिस है और फाइलेरिया है। तो स्टमक वर्म बोलते हैं हम हिमोंकस को। हिमोंकस कॉन्टोटस जो होता है, हिमोंकस कॉन्टोटस, हिमोंकस कॉन्टोटस जो होता है इसको हम बारबर्स पोलवर्म भी बोलते हैं, बारबर्स पोलवर्म। ये जो कृमि है एक तरह का राउंड वर्म है, यानी एस्केरिच की तरह ये कैसा है? राउंड वर्म है। और ये हिमोंकोसिस डिजीज पैदा करता है। पतले धागे नुमा ये एक परजीवी होता है जो कि एक निमेटोड परजीवी है। तो इसी को हम स्टमक वर्म या वायर वर्म कहते हैं। अब स्ट्रोंगाइलस के बारे में हम जाने तो ये भी है तो राउंड वर्म, लेकिन ये घोड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, स्ट्रोंगाइलोसिस पैदा करता है। और घोड़े की जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की मिजेंट्रिक आर्टरी है, उसमें कभी कभी ये फंस जाता है और उसमें फंसने से घोड़े के बहुत तेज पेट दर्द होता है, कोलिक होता है। तो कोलिक कंडीशन स्ट्रोंगाइलोसिस से भी हो सकती है। अगला है ऑक्सीयूरिस। ऑक्सीयूरिस के बारे में आपको पता हो तो ये भी हॉर्स में, रेक्टम में या फिर बड़ी आंत के अंतिम भाग, रेक्टम या एनस में ये पाया जाता है ऑक्सीयूरिस। और इसकी जो पूरा नाम है इसका ऑक्सीयूरिस इक्वाई है, जो हॉर्स के अंदर पाया जाता है उसकी प्रजाति का नाम। तो ये घोड़े में रेड टेल कंडीशन पैदा करता है, जिससे घोड़े के एनस भाग में खुजली चलती है, ये काटता है, वहां पर एक एलर्जिक रिएक्शन सी होती है, जिससे घोड़ा किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से जाकर के और अपने पीछे वाले भाग को रगड़ता है, जिससे एनस में खुजली चलने के कारण एनस से ऊपर चूंकि पूंछ होती है, तो पूंछ के सारे बाल रगड़ने से किसी पेड़ से किसी दीवार से वो गिर जाते हैं। और घोड़े के जो पूंछ के बाल होते हैं इस तरह से होते हैं, और वो सारे बाल झड़ने से, रगड़ने से बाल झड़ेंगे, कि पूंछ इस तरह से रह जाती है, यानी उसकी पूंछ हो जाती है चूहे जैसी। तो इस बीमारी को हम रेड टेल कंडीशन भी बोलते हैं, रेड टेल कंडीशन। तो रेड टेल कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन हो गया? ऑक्सीयूरिस। ये फाइलेरिया है, ये भी एक राउंड वर्म होता है,
फाइलेरियोसिस रोग पैदा करता है, जिसको हम पट फूटना, मूंज फूटना कहते हैं। स्किन में से फोड़े निकलने लगते हैं और उसमें से एक पतला सा धागीनुमा राउंड वर्म निकलने लगता है। ये बीमारी फाइलेरिया वाली मानव में होती थी पहले। अपने देश में काफ़ी, अब तो उन्मूलन हो गया है इसका। सीढ़ीदार कुएं थे, यानी बावड़िया टाइप कुएं होते थे, जिसमें साइक्लोप्स नाम का एक इंटरमीडिएट होस्ट इस फाइलेरिया कृमि को मानव में पहुंचाता था। पहले काफ़ी प्रदूषित पानी पीते थे लोग, और भरा हुआ जो स्टेगनेंट वाटर होता था वहीं नहाते थे, और प्रदूषित पानी को पीने के कारण ये कृमि स्किन में से इस तरह से फूटता था। मतलब एक काफ़ी समस्या वाली, काफ़ी दर्द युक्त, जिसको हम नारू रोग कहते थे, नारू, उसका उन्मूलन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फेसियोला हिपेटिका के लार्वा की क्रमागत अवस्था है। क्रमागत का मतलब इसके जो है लार्वा स्टेज कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्किरिया और मेटासर्किरिया, ये बिल्कुल सही है आंसर। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ही जो है आंसर सही है। कैसे है, देखिए ये क्रमागत स्टेज है, पहले मिरासीडियम वाली अवस्था है, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया सर्किरिया, फिर मेटासर्किरिया। ज़्यादातर जो जंतुओं में प्रवेश करता है, भेड़ में ये प्रवेश करता है, वो मेटासर्किरिया खाने से, मेटासर्किरिया जो लार्वल स्टेज है इसको खाने से। तो ये एक सही है, तो बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में रेड टेल, अभी जो बता रहे थे वही क्वेश्चन आ गया ये। रेड टेल कंडीशन, रेड मतलब चूहा, टेल मतलब पूंछ। रेड टेल कंडीशन किस परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीयूरिस इक्वाई, इसका पूरा नाम है ऑक्सीयूरिस इक्वाई, और इससे होता है रेड टेल कंडीशन। अब हम और जैसे इन कृमियों की बात करें तो ये भी राउंड वर्म है, पैराकुपेरिया भी। और पैराकुपेरिया क्या करता है, ये आंतों में गांठें पैदा करता है, इंटेस्टाइन में गांठें पैदा करता है। ठीक है, ऑस्ट्राटेजिया है, तो ऑस्ट्राटेजिया के बारे में हम जाने हैं कि इसको ब्राउन स्टमक वर्म भी कहते हैं, ब्राउन स्टमक वर्म कहते हैं। और फाइलेरिया जो अभी अभी मैंने बताया, ये वूचेरिया ब्रंकोफ्टाई, वूचेरिया ब्रंकोफ्टाई नाम का एक कृमि होता है। तो ये इसमें आंसर आ गया ऑक्सीयूरिस इक्वाई। निम्न में से सुमेलित है, यानी सही करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, सही मैच किया गया। जू, जू आप जानते हो, जू को हम लाइस भी बोलते हैं या लाउस भी बोलते हैं। और जू जब शरीर पर बहुत ज्यादा हो जाती है तो जू के इन्फेस्टेशन को, बाह्य परजीवियों के शरीर पर बहुत ज्यादा मात्रा में होने को इन्फेस्टेशन बोलते हैं, ना कि इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हम, इसके इन्फेस्टेशन को हम बोलते हैं लाउसीनेस, लाउसीनेस। और लाउसीनेस का दूसरा नाम है पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस। तो पेडिकुलोसिस तो सही है ये तो। दूसरा है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस को हम जानते हैं, इसको डॉग टेपवर्म बोलते हैं, इकाइनोकोकस। और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है वो होती है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड। ये जो इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस जो फीताकृमि है, एक टेपवर्म है। टेपवर्म किसका है, को हम डॉग टेपवर्म बोलते हैं, डॉग टेपवर्म। और ये इस तरह से ज्यादा, इसमें प्रोग्लोटिड्स ज्यादा नहीं होते, इसमें 2-4 प्रोग्लोटिड्स होते हैं। और इसके जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो खीरे के बीज जैसे दिखाई देते हैं, कुकुम्बर सीड लाइक खीरे के बीज जैसे इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इकाइनोकोकस के लिए हम एक टेस्ट भी करते हैं, स्किन का कैसोनी स्किन टेस्ट करते हैं, कैसोनी स्किन टेस्ट, इसकी जांच के लिए एक टेस्ट भी किया जाता है। और हाइड्रेटोसिस, हाइडेटिडोसिस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो लार्वल स्टेज है हाइड्रेटेड, वो ऐसे इस तरह से फ्लूइड से भरी हुई होती है, इस तरह से। तो ये भी सही है बिल्कुल। और मक्खी, मक्खी के संक्रमण को हम मायासिस बोलते हैं। देखिए मक्खी क्या करती है, घाव के ऊपर या घाव में क्या पैदा कर देती है, मैगट। मैगट क्या होती है, मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं, लार्वल स्टेज को मैगट कहते हैं।
और ये जब मैगट जब हो जाते हैं किसी घाव के अंदर, तो उस घाव को हम मैगट वुंड बोलते हैं। और इस प्रकार से घाव में मक्खी द्वारा मैगट दिए जाने से जो बना घाव या इस क्रिया को हम माइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइसिस, MYASIS। तो देखिए यहाँ पर सारे जो आंसर्स हैं वो सुमेलित हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। निम्न में से पशुओं में लंगवर्म, अच्छा निम्न में से पशुओं का लंगवर्म है, तो क्या कर लो, लंगवर्म कौन सा है? देखिए इसोफेगोस्टोमम नहीं है, डिक्टाइलोकोलस, ये है लंगवर्म, डिक्टाइलोकोलस विविपेरस, जिसको हम लंगवर्म कहते हैं। क्या नाम है इसका? डिक्टाइलोकोलस विविपेरस, विविपेरस। और एक और होता है डिक्टाइलोकोकस आर्नफिल्डाई। ये आर्नफिल्डाई वाला तो जैसे घोड़े में, म्यूल में, या फिर गधे में, डंकी के अंदर, यानी इक्विडी फैमिली के अंदर तो आर्नफिल्डाई वाला संक्रमण करता है। लेकिन अपने कैटल है, जैसे बफेलो है, कैटल है, इनमें ये डिक्टाइलोकोलस विविपेरस करता है। इनके फेफड़ों में ये पाया जाता है, या फेफड़ों को ये इन्फेक्ट करता है। तो फेफड़ों में जाने के कारण ये परजीवी उसके जो आवाज है पशु की उसको चेंज कर देता है, और चेंज करने से उसकी आवाज आती है धांसी या खांसी जैसी आवाज आती है, धांसी जैसी आवाज आती है उसकी, पशु की बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन होने से बार बार खांसी या धांसी चलती है, जिससे पशु हस्क हुस्क डिजीज बोलते हैं, जिससे पशु इस तरह की आवाज करता है, तो इसको बोलते हैं हस्क हुस्क डिजीज, हस्क हुस्क डिजीज बोलते हैं। तो ये डिक्टाइलोकोलस विविपेरस से हस्क हुस्क डिजीज होती है। अच्छा, तो आंसर तो ये हो ही गया। अब मैं बाकी वाले के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा ABCD। हाँ, इसोफेगोस्टोमम, इसोफेगोस्टोमम कोलुम्बियनम जो पैरासाइट होता है, ये पिंपली गट पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पिंपली गट, ये इंपॉर्टेंट है। अगला फेशियोला तो आप जानते ही हो, फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका ये एक तरह का फ्लू वर्म है जो कि लीवर को इन्फेस्ट करता है, लीवर को ये डैमेज करता है। ऑक्सीक्लोजनाइड इसके इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए दी जाती है, फेशियोला हिपेटिका। और ज्यादातर ये फेशियोला हिपेटिका किसको, भेड़ को प्रभावित करता है, एक परजीवी होता है, कृमि। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला, मोनेंजिया। मोनेंजिया एक क्या होता है, फीताकृमि। और ये फीताकृमि किसका होता है? ये पशुओं का होता है, लार्ज एनिमल्स का होता है। तो मोनेंजिया सबसे बड़ा फीताकृमि होता है, मोनेंजिया एक्सपेंसा। मोनेंजिया एक्सपेंसा जो होता है लार्जेस्ट टेपवर्म, लार्जेस्ट टेपवर्म होता है। और इस मोनेंजिया का जो वाहक होता है वो भी ऑर्बिटेड माइट्स होते हैं, माइट्स के द्वारा ये फैलता है ये। तो ये हमने क्वेश्चन किया 6 नंबर का। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्गेसिडी समूह की टिक है। देखिए टिक्स को दो भागों में बांटते हैं। टिक्स आर डिवाइडेड क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स और 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज हार्ड टिक, फर्स्ट इज हार्ड टिक एंड सेकंड इज सॉफ्ट टिक। हार्ड टिक क्या होती है? ऐसी टिक्स जिनके ऊपर क्या पाया जाता है, स्कूटम पाया जाता है, मतलब आवरण पाया जाता है किसका, काइटिन का। तो जिनके ऊपर स्कूटम प्रेजेंट होता है उसको हार्ड टिक बोलते हैं, और जिनमें स्कूटम यानी कवच एब्सेंट होता है उनको सॉफ्ट टिक बोलते हैं। तो हार्ड टिक के ऊपर कवर होता है, कवच होता है। हार्ड टिक टिक जो फैमिली है इसको इक्सोडिडी फैमिली बोलते हैं, इक्सोडिडी फैमिली में आते हैं इसके मेंबर्स। और ये वाले आते हैं अर्गेसिडी में। तो जैसे रिसिनस या फिर कैस्टर बीन टिक जिसको हम बोलते हैं, जो अरंडी का बीज होता है, अरंडी के बीज जैसी एक टिक होती है जिसको हम इक्सोडिस रिसिनस बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हो जो अरंडी का बॉटनिकल नेम होता है वो रिसिनस कम्युनिस होता है।
तो वहीं से ये रिसिनस लिया गया, क्योंकि ये जो इक्सोडिस रिसिनस है ये अरंडी के बीज जैसी दिखाई देती है, इसके ऊपर काफी अच्छा खासा कवच पाया जाता है। तो ये हार्ड टिक में आती है, ये बहुत देरी से मरते हैं, ये हम जो एक्टोपैरासाइट्स डालते हैं इनके ऊपर ये बड़ी मुश्किल से मरते हैं, और अकाल में भी ये जिंदे रहते हैं। और ये दीवारों में के आसपास दरारों में और गोबर में इधर उधर खांचों में अंडे दे देते हैं। ये वाले जो है इजीली मर जाते हैं अकाल में, और जब गर्मी पड़ती है, बहुत तेज धूप पड़ती है, तो इसके क्या है, कवच नहीं पाया जाता सॉफ्ट वाली के। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, अर्गेसीडी समूह की टिप टिक कौन सी है। तो देखिए अर्गेसीडी में इनमें से आती है ये ऑटोबियस, ऑटोबियस, ऑटोबियस। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये बूफिलस और हाइलोमा इसी में आती हैं हार्ड टिक के अंदर, बूफिलस और हाइलोमा, ये तो कठोर कवच वाली टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों में स्कैब पैदा करने वाली कौन सी माइट है। तो देखिए स्कैब ये सौरोप्टिक ही करती है, इसको बोलते हैं हम सीप स्कैब, सीप स्कैब पैदा करने वाली सौरोप्टिक माइट होती है। बाकी आप औरों के बारे में तो जानते होंगे, जैसे डेमोडेक्स की बात करें, इस तरह की डेमोडेक्स होती है, डेमोडेक्स जो माइट होती है इस तरह की होती है, जो कि फॉलिकल्स के अंदर घुसी हुई रहती है, और ये डॉग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, कुत्ते को। और कुत्ते के अंदर इसके कारण खुजली हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंच, मेंच। देखिए टिक्स की जांच के लिए स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें स्किन को खुरचा जाता है एक भोंटे चाकू से, जिससे क्या है, इसकी ये माइट्स माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं जो स्किन के अंदर घुसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिनको निकालने के लिए हम, जैसे बालों की दिशा ये है तो इसके उल्टी दिशा में इस तरह से स्क्रैप करते हैं, और फंगस के डायग्नोसिस के लिए भी इस तरह से उल्टी दिशा में स्क्रैप करके जो मटेरियल होता है, जब तक ब्लड नहीं निकले तब तक इसे स्क्रैप करते हैं, और उस मटेरियल को ले लिया जाता है जिसमें ये माइट्स हैं या फिर फंगस है, उसकी जांच की जाती है, जो कि एक प्रकार की लेबोरेटरी डायग्नोसिस का एक तरीका है सैंपल कलेक्शन का। हम बात कर रहे हैं डेमोडेक्स की, तो डेमोडेक्स से क्या है, कुत्ते में जगह जगह बाल उड़ जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है, जो स्किन है वो ब्रॉन्ज कंडीशन की हो जाती है, यानी तांबे के कलर जैसी इसकी स्किन हो जाती है। डेमोडेक्स जो माइट होती है वो कुत्ते के अंदर मेंज पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राउंड वर्म नहीं है। तो देखिए एस्केरिस तो राउंड वर्म है, स्ट्रोंगाइलस भी है, ट्राइक्यूरिस भी है, और ये वाला नहीं है, एम्पिस्टोम। एम्पिस्टोम तो क्या होता है, ये फ्लूक वर्म होता है। फ्लूक वर्म जो होता है इसको हम चपटा कृमि बोलते हैं। तो देखिए ये चपटा या फ्लैट वर्म है, बाकी ये राउंड वर्म, ये राउंड वर्म, ये राउंड वर्म। राउंड वर्म की क्या खास बात होती है, राउंड वर्म जो कीड़े होते हैं वो इस तरह से दोनों एंड से पॉइंटेड होते हैं, और बीच में बेलन की तरह है, या फिर जैसे मेरे पास ये पेन है इसकी तरह राउंड होते हैं। ऐसे राउंड नहीं होते कहीं क्रिकेट की बॉल की तरह आप राउंड समझ लो, राउंड का मतलब इस तरह से राउंड होते हैं वो, तो इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। राउंड वर्म्स में जैसे एस्केरिस है, एस्केरिस के बारे में आपको पता ही होगा। एस्केरिस जो होता है एक सबसे सिंपल, जिसको हम कहें फर्स्ट मेंबर कहें इसका, निमेटे हेलमिंथीस का, ये मिल्क स्पॉट ऑन लीवर पैदा करता है। बछड़ों में सबसे ज़्यादा जो इन्फेस्टेशन होता है इस एस्केरिस का ही होता है। छोटे बछड़े जो दूध पीने वाले होते हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये चिपका हुआ रहता है, और इसके संक्रमण को एस्केरियसिस बोलते हैं हम। और जब बहुत सारे एस्केरिस हो जाते हैं उस कंडीशन में, जैसे हमने मान लीजिए पैरासाइटिसाइडल दवाई दे दी, जैसे एल्बेंडाजोल दे दी, जो कि वर्मीसाइड प्रकार की है, तो इस प्रकार ये एस्केरिस एक साथ मर जाते हैं और उनका गुच्छा इंटेस्टाइन के अंदर बन जाता है, जिससे अंदर इंटेस्टाइन में ये सड़ जाते हैं, जिससे टॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया भी होने की संभावना रहती है। कभी कभी जानवर मर जाता है, और छोटे बछड़ों में जो दूध पीते हैं उनमें एस्केरिस का संक्रमण ज़्यादा होता है। अब हम बात करें जैसे कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो हमें पाइपराजीन एडिपेट पिलाना चाहिए। पाइपराजीन जो वर्मी फ्यूज का काम करता है, इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं जहाँ से ये एस्केरिस उसकी इंटेस्टाइन को पकड़े रहता है, उस माउथ पार्ट्स की पकड़ को कमजोर कर देता है जो वर्मी फ्यूज होता है, जिससे एक तरह से इसके अंदर पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, और इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है गोबर के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः स्ट्रोंगाइलोसिस से प्रभावित पशु है। तो देखिए भाई, स्ट्रोंगाइलोसिस तो मैंने अभी जस्ट बताई है आपको थोड़ी देर पहले, घोड़े में स्ट्रोंगाइलोसिस सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा, लिवर फ्लूक, फेशियोला, लंग फ्लूक, पैरागोनिमस। ये तो सभी है, सारे सही है। देखिए सिस्टोसोमा की खासियत मैं बताऊं आपको, सिस्टोसोमा में इस तरह से मादा जो है इसकी एक गाइनोफेरिक कैनाल होती है जिसमें नर छोटा सा होता है, पर इसके शरीर के अंदर नर रहता है सिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, और परमानेंटली कॉपुलेटेड फॉर्म में होता है, हमेशा के लिए मैथुनी अवस्था में ये सिस्टोसोमा पाया जाता है। फेशियोला के बारे में आप काफी जानते हो, लंग फ्लूक, तो आंसर हो गया ऑल। नेक्स्ट है, भेड़ों में पिंपली गट, GUT गट का रोग कारक परजीवी है। पिंपली गट, ये तो अभी अभी आया था, इससे इसोफेगोस्टोमम कोलम्बियनम जो होता है वो भेड़ में पिंपली गट पैदा करता है। और देखिए ऑस्ट्रेटेजिया के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आ गया है। ऑस्ट्रेटेजिया को हम ब्राउन स्टमक वर्म बोलते हैं, ब्राउन स्टमक वर्म, जबकि स्टमक वर्म बोलते हैं हम हिमोंकस कॉन्टोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवर फीवर रोग कारक का परजीवी क्या है? बीवर फीवर का है ये जिराडिया। जिराडिया एक तरह का आपको पता है प्रोटोजोआ होता है, से ये डिजीज होती है। अगला है टेट्रामिसोल औषधि। टेट्रामिसोल औषधि किसके विरुद्ध प्रभावित होती है? तो टेट्रामिसोल लंगवर्म के लिए भी होती है, ऑस्ट्रेटेजिया बुनोस्टोमम ऑल में आएगा, सभी के लिए प्रभावी होती है टेट्रामिसोल औषधि जो होती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी, परजीवी विज्ञान के पिता कौन है? तो परजीवी विज्ञान के पिता है इनमें से ये रुडोल्फी। देखिए रुडोल्फी, रुडोल्फी फादर ऑफ क्या है? पैरासाइटोलॉजी। जबकि जो रेड्डी है ये है फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी। और एडवर्ड जेनर को तो आप जानते होंगे, एडवर्ड जेनर ने इम्यूनाइजेशन की खोज की थी, तो इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, कहते हैं इम्यूनोलॉजी के फादर। और पाश्चर ने तो पाश्चराइजेशन की खोज की थी, पाश्चर का तो काफी नाम है। तो रुडोल्फी जो है फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी है, काफी बार पूछ ली जाती है छोटी छोटी चीजें। निम्न में से माइट माइट के जीवन चक्र की सही अवस्था कौन सी है? लार्वा इससे एग बन रहा है, एग से एडल्ट बन रहा है। ये तो उल्टा हो गया भाई, पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है। हाँ ये वाला सही है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से निम्फ बनता है, निम्फ से अडल्ट बनता है। तो आंसर ये वाला हो गया। तो ये उल्टे हैं, एक सही है। एक्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एक्रोलॉजी, एक्रोलॉजी तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा एक्रोलॉजी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये सभी दोनों आना चाहिए, उपरोक्त दोनों दोनों। देखिए एक्रोलॉजी क्या है? एक्रोलॉजी वास्तव में जो 8 टांग वाले होते हैं जीव, अब हमारे सिलेबस में वेटनरी पैरासाइटोलॉजी के अंदर 8 टांग वाले कौन कौन से होते हैं? देखिए 8 टांग वालों को बोलते हैं हम ऑक्टापोडा। और ऑक्टापोडा में हमारे मकड़ी तो है नहीं सिलेबस में, जो मकड़ी है स्पाइडर होती है वो भी 8 टांग वाली होती है। हमारे सिलेबस में ऑक्टापोडा जो जीव है, एक तो माइट्स हैं, माइट्स या फिर एक टिक्स, ये दोनों ही ये मकड़ी के भाई बंधु हैं, माइट्स और टिक्स दोनों ही। जबकि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जूलॉजी को याद करो पुरानी को, आपने हेक्सापोडा पढ़ा होगा। हेक्सापोडा यानी 6 टांग वाले जीव, और 6 टांग वाले जीव होते हैं कीट वर्ग के। कीट वर्ग के जैसे मक्खी है, मच्छर है, चींटी है, ये सब क्या है? हेक्सापोडा है, जबकि ये ऑक्टापोडा है, 8 टांग वाले। तो 6 टांग वालों को हेक्सापोडा में रखा जाता है। अब इन ऑक्टापोडा में ये टिक्स और माइट्स इन दोनों को मिला करके इनका स्टडी करते हैं तो हम एक्रोलॉजी कहते हैं।
तो एक्रोलॉजी का मतलब हो गया टिक्स एंड माइट्स का अध्ययन। तो ये आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ ऑफ। नेक्स्ट है एपोलाइसिस किस क्रम में देखी जाती है? एपोलाइसिस किस में देखी जाती है? एपोलाइसिस का मतलब होता है खंडों का टूटना। देखिए आपने टेपवर्म पढ़ा होगा, टेपवर्म में शुरू शुरू में इस तरह के ये तो सकर्स होते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है, और शुरू शुरू में जो खंड होते हैं इसके वो छोटे होते हैं, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, और उसके बाद में जो खंड होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। और टेपवर्म जो होता है आपको पता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, यानी हर्मेफ्रोडाइट होता है एक तरह से। एक ही खंड में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। लेकिन जो नीचे वाले खंड हैं, इन खंडों में परिपक्व नर मादा जनन अंग होते हैं, ये परिपक्व होते हैं, और इनके अंदर अंदर अंडे भी होते हैं, परिपक्व होते हैं ये खंड। परिपक्व का मतलब हो गया ग्रेविड, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। अब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जब जैसे मान लीजिए ये डेफिनेटिव होस्ट के अंदर हैं, और जैसे मानव के अंदर है, मानव इनको मल के साथ त्याग करता है, तो ये टूट टूट करके और शरीर से बाहर एक एक खंड आते रहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का इस तरह टूट जाना ही एपोलाइसिस कहलाता है। तो ये टेपवर्म की बात हुई, तो आंसर तो हमारा सिंपल सी बात है, टेपवर्म हो गया। ये शुरू शुरू में इमेच्योर होते हैं, बाद में मैच्योर होते हैं, बाद में ग्रेविड हो जाते हैं। इस तरह से ये टेपवर्म के सकर्स होते हैं। टेपवर्म में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, ये अपने शरीर की सामान्य सतह जनरल बॉडी सरफेस से भोजन को, पचे पचाए भोजन को आंत के अंदर बैठा बैठा अवशोषित करता रहता है। और आपको पता है ये टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनाटा ये सब मीट खाने से, कच्चा मीट खाने से, अधपका मीट खाने से, मीजली पॉर्क, मीजली बीफ इनसे फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में प्लेग किस पिस्सू के काटने से फैलता है? तो देखिए पिस्सू का नाम होता है, वो याद कर लेते हैं अपन, जीनोप्सेला, जीनोप्सेला चियोप्सिस, चियोप्सिस, जीनोप्सेला चियोप्सिस नाम का एक पिस्सू होता है, उसके काटने से होता है। तो सॉरी, उसके हाँ शरीर में प्रवेश करने से होता है। अब काटता कौन है? चूहा काटता है, तो इसमें आप चूहा भी दे सकते हो, चूहे के काटने की, या चूहे का ये वाला पिस्सू है, चूहे के शरीर पर रहता है, और जब चूहा काटेगा तो मनुष्य के अंदर प्लेग हो जाएगा। प्लेग, प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं। पहले काफी फैलता था ये, येरिसेनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता था इससे, लेकिन आजकल प्लेग का उन्मूलन हो गया, नहीं होता अपने। अगला है मानव मलेरिया। मानव के अंदर जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो ये हमने आज 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसी तरह से आपके जैसे कुछ क्वेश्चंस पोल्ट्री इम्पोर्टेंट, आपके पैरासाइटोलॉजी के क्वेश्चंस, या अदर सब्जेक्ट्स है जैसे पैथोलॉजी के क्वेश्चंस, उन सब्जेक्ट्स जो कि हमारे राजस्थान से मैच नहीं करती, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लिए इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।